नरवारा के सभी ग्रामवासियों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, किसान मजदूर भाइयों और हमारी आवाज़ जिन तक पहुंच रही है उन तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। उनको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। कहा कि हमारा जन्मदिन है, सही बात है, जन्मदिन है। मुझे खुद भी याद नहीं था कि आज हमारा जन्मदिन है। जब सुबह तैयार होकर घर गए, अपने घर में नहीं सोते हैं, अपने घर में सोने की जगह नहीं है तो पड़ोसी के घर में सोते हैं। तो माँ बोली कि लड्डू खा लो। हम बोले किस बात का? 23 मई को लड्डू खिलाना, अभी लड्डू खिला रही हो। बोली नहीं नहीं, आज जन्मदिन है तुम्हारा। हम बोले अच्छा। तो बोले इसमें मेरी क्या भूमिका है? मेरे जन्मदिन में मेरी क्या भूमिका है? इसमें तो तुम्हारी भूमिका है, तुमको लड्डू खिलाना चाहिए। बताइए, माँ बाप नहीं होते तो हम कहाँ से पैदा होते हैं? और जन्म एक ऐसी चीज है जिसमें आपका बस नहीं चलता है। आपका बस चलेगा? आप तय कर सकते हैं क्या कि आप कौन सी जात या कौन सा धर्म में पैदा होंगे, धरती के कौन से कोने में पैदा होंगे, हिंदुस्तान में पैदा होंगे कि इंग्लैंड में पैदा होंगे? ये हम नहीं तय कर सकते हैं। जन्म एक ऐसी चीज है, जो लोग खुदा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, और जो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन दोनों इस बात को मानेंगे कि जन्म एक ऐसी चीज है जिसको आप तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि पूरी दुनिया में, ऐसा मत समझिए कि सिर्फ हिंदुस्तान में और बेगूसराय में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भेदभाव यदि किसी नाम पे होता है तो जन्म के नाम पर होता है। आप किस कोख से पैदा लिए हैं, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, इस आधार पे आपके साथ भेदभाव होता है। और हिंदुस्तान तो इस मामले में अजीबोगरीब देश है। एक मैं मजेदार बात आपको बताता हूं, और जो लोग बाहर कमाने के लिए गए हैं, विदेशों में रहते हैं, उनसे पूछिएगा, उनको ये बात मालूम है। इस्लाम में जाति नहीं है। मस्जिद में कोई ऊंच नीच होता है? अल्लाह के सामने हर कोई सर झुकाता है। इस्लाम में कोई जाति नहीं है। लेकिन जब ये धर्म हिंदुस्तान आया और लोग यहाँ पे मुसलमान हुए, तो इस्लाम में जाति नहीं होने के बावजूद मुसलमान में जाति पैदा हो गई। अब आप सोच करके बताइए, जो लोग जात और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, वो सिर्फ संविधान के खिलाफ नहीं है, वो संविधान और इंसान के खिलाफ है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हम सब मनुष्य हैं। हम सब, अगर आप आस्तिक हैं, अगर आपको अल्लाह और खुदा में भरोसा है, तो हम सबको उसी खुदा ने बनाया है, उसी ईश्वर ने हम सबको बनाया है। अगर आप विज्ञान को मानते हैं, तो विज्ञान के आधार पर भी हम सब होमो सेपियंस हैं। अब बताइए, किसी मुसलमान के पेट में अगर कोई छुरा भोंकेगा तो खून निकलेगा, किसी हिंदू के पेट में भी कोई छुरा भोंकेगा तो खून ही निकलेगा। हमको अगर पीटेगा तो आंख से आंसू निकलेगा, आपको कोई पीटेगा तो कान से आंसू निकलेगा कि आंख से ही आंसू निकलेगा। विज्ञान के हिसाब से भी हम सब होमो सेपियंस हैं, हम सब मनुष्य हैं। लेकिन ये भेदभाव क्यों है? जबकि अंग्रेजों को जो हमने भगाया, तो अंग्रेज हमारे साथ क्या करते थे? हमारी मेहनत, हमारा खेत, हमारी फसल, हमारे संसाधन उनको लूटता था और इंग्लैंड ले जाता था। हमारी ही कलेजे पे बैठकर, हमारी ही छाती पर बैठकर
हम पर ही शोषण करता था और रेस्टोरेंट के बाहर लिखा होता था भारतीयों और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। हमारी तुलना वो कुत्तों से किया करते थे। अब मैं एक स्टेटमेंट आप लोगों को याद दिलाता हूं। जब मोदी जी को पूछा गया कि आप मुख्यमंत्री थे, 2002 में आपके मुख्यमंत्री रहते हुए दंगा हुआ, इसका आपको अफसोस है कि नहीं है? आपको हैरानी होगी और आपको शर्म आएगी कि मोदी जी ने क्या बयान दिया था। मोदी जी ने कहा कि मान लीजिए आप कार से जा रहे हो और आपके गाड़ी के नीचे में कोई कुत्ता का पिल्ला आ जाए तब भी आपको तकलीफ होता है। यह प्रधानमंत्री का बयान था। जैसे अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों की तुलना कुत्तों से किया करते थे, वैसे ही अंग्रेजों के ये चापलूस आज भी हिंदुस्तानियों को कुत्ते से तुलना कर रहे हैं। ऐसी जो सोच है, इस सोच से हमको लड़ाई लड़नी है। इस सोच को हमको हराना है और इनको बताना है कि तुम तब भी जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो अंग्रेजों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। आज भी जब हमारे संविधान के ऊपर हमला है, हमारी आजादी के ऊपर खतरा है, तो तुम इस देश के जो पूंजीपति हैं, जो आज के अंग्रेज हैं, उनके साथ बैठ करके चाय पे चुस्कियां ले रहे हो। ऐसी ताकत को जब तक हम परास्त नहीं करेंगे तब तक हमारी असली जीत नहीं होगी। करता हूं और आपकी मोहब्बत की ये ताकत है, उसी से ये हिम्मत मिलती है कि अरबों खरबों के इस प्रधानमंत्री को हम दो कौड़ी का आदमी भी नहीं समझते हैं। आज हमारा जन्मदिन है। यदि आप हमारे गार्जियन के रूप में, हमारे भाई के रूप में, हमारे दोस्त के रूप में, हमारी माँ बहन के रूप में हमको कोई उपहार देना चाहते हैं तो ये उपहार 29 तारीख को दीजिएगा, क्योंकि बेगूसराय पे पूरे देश की नजर है। इस बात को आप दिमाग में डालिए। 2019 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव में एक तरफ नफरत की फसल उगाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ आपस में मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और जब यह संकल्प हमने लिया है, जब बेगूसराय की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, पूरा देश जब बेगूसराय को देख रहा है, तब हमको अपनी राजनीतिक समझबूझ का परिचय देना है। और राजनीतिक समझबूझ ये है कि हिंदुस्तान में एक तरफ अपनी मुंह से नफरत की बोली बोलने वाले लोग हैं और उस क्लब का एक आदमी बेगूसराय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी कहती है कि जाइए बेगूसराय से चुनाव लड़िए, और वो कहते हैं कि नहीं, हम बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मजेदार बात यह है, ये आपकी हिम्मत है, ये आपका ताकत है, ये आपकी जीत है कि लोग दिल्ली जाते हैं टिकट लेने के लिए। भाजपा के उम्मीदवार दिल्ली गए हैं टिकट लौटाने के लिए। कोई उनको माउंटेन ड्यू का प्रचार दिखा रहा था, पीठ ठोक करके बोला कि गिरिराज बाबू घबराइए नहीं, डर के आगे जीत है। लेकिन शायद वो बेगूसराय की जनता को जानते हैं। बेगूसराय की जनता डर के आगे जीत नहीं मानती है, बेगूसराय की जनता संघर्ष के आगे जीत मानती है। ये बेगूसराय का इतिहास है। और जब संघर्ष की बात हम कर रहे हैं, तब एक बात और आपको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। आज बहुत सारे वीर बांकुरे हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो मोदी से लड़ेंगे। तो हम बस एक बात पूछना चाहते हैं, चाचा तब काहे नहीं लड़े जब इस देश में खुलेआम अखलाक की हत्या कर दी गई? तब आप क्यों नहीं लड़े जब पहलू खान को मार दिया गया, जब जुनैद की मां से उसका बच्चा छीन लिया गया? तब आप कहां थे जब अपने बच्चे के न्याय के लिए
नजीब की मां को दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था। ये आपके दावे खोखले हैं, लेकिन मैं यह बात स्पष्ट कर देता हूं, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस देश में जमहूरियत और संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई, जो लोग चुनाव जीतकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हमको किनसे लड़ना है ये हमको मालूम है, और लड़ने के लिए हम टिकट का इंतजार नहीं कर रहे थे, नॉमिनेशन का इंतजार नहीं कर रहे थे। हम सड़कों पे थे, सड़कों पे हैं, और अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपकी दुआ अगर मिलेगी, तो सड़क की इसी आवाज को संसद तक ले जाने का काम किया जाएगा। ये हमारा संकल्प है। कुछ लोगों ने एक नई बात बोलनी शुरू की है। गिरिराज जी कहते हैं कि हम बेगूसराय जाने के लिए तैयार हैं। बेगूसराय हमारी जन्मभूमि है। अब बाकी बात हम नहीं कहेंगे। देश का प्रधानमंत्री ही जब झूठ बोलता हो तो मंत्री झूठ बोलेगा, इसकी पक्की गारंटी है। दुकान पे लिखा रहता है ना, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा मत करें, लेकिन जुमलों के इस दौर में 100% आप जुमलेबाजी का परिचय देख सकते हैं भाजपा के किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा। ऐसा झूठ, ऐसा झूठ की कसम से झूठ भी कहे कि मेरा ही नाम बदल दीजिए योगी जी। ऐसा झूठ। और जनता तो छोड़ दीजिए, देश की सर्वोच्च अदालत में सरकार के प्रतिनिधि झूठ बोल रहे हैं। एलईडी बल्ब का दाम बता रहे हैं, लेकिन राफेल का दाम बताने के लिए तैयार नहीं है। और हर दिन एक नया झूठ बोलते हैं। पहले बोले राफेल में कोई चोरी नहीं हुई है, कैग ने इसकी जांच कर ली है। विपक्ष ने कहा कि कैग का रिपोर्ट लीडर ऑफ अपोजिशन को भी भेजा जाता है, नेता प्रतिपक्ष को भी भेजा जाता है, लेकिन उसको तो भेजा ही नहीं गया है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, कैग ने जांच नहीं की है, रिपोर्ट हमारे पास रखी हुई है। तो लोगों ने कहा कि रिपोर्ट रखी हुई है तो रिपोर्ट दीजिए। तब सरकार ने कहा कि रिपोर्ट चोरी हो गई है। तो फिर कहा गया कि रिपोर्ट चोरी कैसे हो गई? तब कहा कि नहीं, चोरी नहीं हुई है, फोटोकॉपी हो गया है उसका। जब कहा कि ठीक है फोटोकॉपी हो गई, फिर भी पूरा रिपोर्ट दीजिए और बताइए कि कितना दाम है, तो कहा कि पीछे से 3 पन्ना चोरी हो गया है। बताइए झूठ भी शर्मा जाएगा कि नहीं शर्मा जाएगा? ऐसी जुमलेबाजी कि प्रधानमंत्री जब जुमलेबाजी कर रहे हो, जब ध्यान से उस आदमी को आप बोलते हुए सुनिएगा, हालांकि उसके लिए आपको बहुत धैर्य की जरूरत पड़ेगी, आपको सब्र की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास सब्र है और उस इंसान को यदि आप बोलते हुए सुनेंगे, तो मुझे तो यही लगता है, पता नहीं आपको क्या लगेगा, जैसे बाजार में कोई खटमल मारने की दवा बेचने वाला नहीं होता है। खटमल मारने की दवा ले लो, चूहा मारने की दवा ले लो, उसी स्टाइल में वो आदमी बोलते हैं। और वो जो खटमल मारने की दवा बेचने वाला होता है, और वो जो है दांत खाज खुजली की जो दवा बेचता है, कन्हैया महलम, वो आदमी जो बोलता है उस बात को ध्यान से सुनिए, क्या बोलता है। एक बार ले जाइए, बार बार लेके जाइएगा। एक बात बताइए, एक बार में जब खटमल मर जाएगा तो दूसरी बार क्या उसको सर में लगाने के लिए ले जाएंगे? ठीक यही काम इस देश के वजीर आजम कर रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कि वादा जो उन्होंने किया था उस वादा को वो भूल चुके हैं, और जनता के सामने रोज नया वादा लेकर के आ रहे हैं। और यही जो हमारी ताकत है, यही जो हमारी एकता है, इसी का नतीजा है कि इनका बल्लेबाज पैड पहन करके बल्ला लेकर के मैदान छोड़ के भाग गया है। हम लोग कह रहे आजा आई बहार, आजा आजा, आइए आइए, क्योंकि आप जब आएंगे तो हम आपको पाकिस्तान नहीं भेजेंगे,
आपका घर पटना जिला है, आपको वापस गंगा पार करके पटना पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि हम अपने विरोधियों को पाकिस्तान नहीं भेजते हैं, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान से नाता है। आपका कोई नाता होगा पाकिस्तान से, हो सकता है टूर एंड ट्रेवल एजेंसी चला रहे हो, ये बार बार लोगों को पाकिस्तान भेजते रहते हैं, लेकिन पार्टी ने इनको नवादा से बेगूसराय भेज दिया। इतने में जो है इनका दिल हर्ट हो गया है। अरे आइए, बेगूसराय की जनता आपको कुछ नहीं करेगी, क्योंकि बेगूसराय के लोग अतिथि देवो भव की परंपरा में विश्वास करने वाले लोग हैं, और जब अतिथि देवो भव की परंपरा में विश्वास करने वाले लोग हैं तो आपको वोट जरूर नहीं देंगे, लेकिन आपके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। आ जाइए चाचा, आइए, इंतजार कर रहा है लोग। 5 साल में जो आपने बेगूसराय के लोगों को परेशान किया है, वो मौका आया है कि 29 तारीख को 2019 के उस चुनाव में इस सरकार से ये बदला चुकाया जाएगा। बेगूसराय के लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं कि इस बार इनको सबक सिखाया जाएगा, और इनकी जो जुमलेबाजी है उस जुमलेबाजी को समाप्त करके जो कलंक बेगूसराय के ऊपर लगाने का काम किया गया है, इस बात को आप गौर से समझिए कि वो आरोप एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वो आरोप एक झंडे, एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो आरोप आपके बच्चे के खिलाफ है, आपके बेटे के खिलाफ है। और वो आरोप क्यों है? वो आरोप इसलिए है कि आपका बच्चा आपका नमक खाया है, आपका जो खून पसीने की कमाई लूटी जाती है, किसानों को जो आत्महत्या करना पड़ता है, खाने पीने के नाम पे भीड़ के द्वारा जिस तरीके से मुसलमानों की हत्या की जाती है, जिस तरीके से इस देश के शोषितों और वंचितों को पढ़ने लिखने और नौकरियों में जाने से रोका जाता है, इस संबंध में जब कोई सवाल उठता है, जो सवाल पूछता है, तो उसको ये देशद्रोही कहने का काम करते हैं। ये जो देशद्रोह का आरोप है वो एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, यह देशद्रोह का आरोप राष्ट्र कवि की इस धरती बेगूसराय की मिट्टी के ऊपर लगाया गया है।